गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पौधों में भोजन व जल का परिवहन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा पाठ 8 है आपका, पौधों में जल एवं भोजन का परिवहन। तो पौधों में जल एवं भोजन किस प्रकार जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनको भोजन मिलता है। आइए देखते हैं। शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए सभी पौधों का जल, खनिज, लवण तथा भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नलिकाओं द्वारा इन सभी पदार्थों का परिवहन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला जल जड़ तंत्र से होकर मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है तथा भोजन पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। मिट्टी द्वारा अवशोषित जल तंत्र से होकर पौधों के अन्य भागों में ऊपर की ओर चढ़ता तथा पत्तियों में एकत्रित भोजन को पौधे के अन्य भागों में ले जाया जाता है। लेकिन पौधों में जल एवं भोजन के परिवहन की प्रक्रिया पर विचार करने से पहले हम शाक, झाड़ या पेड़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। शाक शाक क्या है। पौधों में लकड़ी युक्त तने नहीं होते। इन पौधों में लकड़ी युक्त तने के स्थान पर कोमल तथा पतला तना होता है। इन पौधों में लकड़ी युक्त तने के स्थान पर कोमल व हरा तना होता है। इनके तने प्राय मोटे, रसयुक्त और कमजोर होते हैं। लेकिन अधिकांश शाकीय पौधे वार्षिक होते हैं और एक ऋतु के बाद यह मर जाते हैं, यानी कि जो इनकी आयु होती है वह ज्यादा नहीं होती। इनकी आयु ऋतुओं तक 1 या 2 ऋतुओं तक होती है। जैसे कि ये पौधे हैं गेहूं, धान, धनिया, मूली, पुदीना, मक्का आदि। आगे देखते हैं झाड़ियां। तो झाड़ियां क्या है। ये लकड़ी युक्त कई टहनी वाले पौधे होते हैं। ये 3 मीटर से कम ऊंचे होते हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा नहीं होती। कभी कभी झाड़ियां पेड़ों की जितनी ऊंची हो जाती हैं, लेकिन झाड़ियां कई वर्षों तक जीवित रहती हैं, परंतु इनका जीवन काल वृक्षों की अपेक्षा कम होता है। तो इसमें आते हैं आपकी भिंडी, कपास, नींबू, अमरूद, चमेली, जंगली गुलाब आदि। आगे देखते हैं वृक्ष। वृक्ष लकड़ी युक्त पौधे हैं तथा यह लगातार बढ़ते रहते हैं। इनका तना बहुत ज्यादा मजबूत व मोटा होता है, जिसे धड़ भी कहते हैं। पौधों की जो आयु होती है वह अनेक वर्षों तक होती है। आगे चलते हैं। जैसे कि आपके नीम, शीशम, बरगद, सेब, आम आदि वृक्षों के कुछ उदाहरण हैं। पौधों में भोजन व जल का परिवहन। तो पौधों में भोजन व जल किस प्रकार से पहुंचाया जाता है, आइए देखते हैं। पौधों में भोजन व जल का परिवहन 2 प्रकार से होता है, जाइलम वाहिकाओं द्वारा तथा फ्लोएम वाहिकाओं द्वारा। जो पौधों में जाइलम वाहिकाएं होती है वह जल व खनिज लवण को लेकर जाती हैं तथा फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ये आपकी जाइलम वाहिकाएं तथा फ्लोएम वाहिकाएं। फिर है आपकी जो जाइलम वाहिकाएं हैं, पौधों की जड़ों, तनों तथा पत्तियों में उपस्थित जाइलम को वाहिकाओं के द्वारा जल व खनिज लवणों के ऊपर ले जाया जाता है। जड़ों की जाइलम वाहिकाएं तने व पत्तियों की जाइलम वाहिकाओं से जुड़ी रहती है। जाइलम वाहिकाएं मृत व खोखली कोशिकाओं की बनती हैं, जिसमें कोई बाह्य सतह नहीं होती, अर्थात कहते हैं या कहा जा सकता है कि यह पौधों में जल तथा खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करती है। फ्लोएम वाहिकाएं हमारी चलनी नलिकाएं भी इन्हें कहा जाता है। ये पौधों में खाने को या भोजन को पहुंचाने का कार्य करती हैं। संवहन बंडल क्या होते हैं। जाइलम वाहिकाओं तथा फ्लोएम वाहिकाओं के समूह को संवहन बंडल कहते हैं। जब जाइलम तथा फ्लोएम वाहिकाएं मिलकर समूह बनाती हैं तो इसको संवहन बंडल कहते हैं। आगे देखते हैं जल का परिवहन।
तो जल का परिवहन किस प्रकार होता है? जड़ों द्वारा जल का अवशोषण तथा सभी कोशिकाओं में इसका वितरण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे परासरण कहते हैं। तो जड़ क्या करती है? जल का अवशोषण करती है तथा इसको सभी कोशिकाओं में पहुंचा देती है। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से एक अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जल का विसरण है। मतलब कि जो आपका परासरण होता है वह उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है तथा इसके बीच में एक माध्यम होता है जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। परासरण की क्रिया को दिए गए चित्र में भी दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सांद्र विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से अलग किया जाता है। चीनी के अणु जल के अणुओं से कई गुना बड़े होते हैं। झिल्ली के छिद्रों में से जल के अणु तो निकल जाते हैं परंतु चीनी के अणु नहीं निकल पाते। इसे अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी अणुओं में से कुछ ही अणुओं को अपने अंदर से गुजरने देती है। आगे चलते हैं। हमारा परासरण का महत्व। तो परासरण का क्या महत्व है? एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिका में जल के अणुओं की गति को परासरण के द्वारा किया जाता है। परासरण संरचना को व्यवस्थित बनाए रखता है तथा पौधे के विभिन्न भागों के निर्माण में भी मदद करता है। जड़ों द्वारा मिट्टी से जल के अवशोषण की प्रक्रिया परासरण के कारण ही होती है। आगे चलते हैं। जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण कैसे होता है? मूल रूम जल के अवशोषण का कार्य करते हैं। जड़ के अंदर छोटी छोटी सी जड़ें निकली होती हैं छोटे छोटे धागों के रूप में, तो उनको हम मूल रोम कहते हैं। मूल रोम जल के अणुओं के बीच वाले स्थान में स्थित मृदा वाले जल के संपर्क में होते हैं। मूल रोम कोशिका की अर्धपारगम्य झिल्ली अपने में से होकर कुछ पदार्थों को गुजरने देती है और मूल रोम का कोशिका द्रव्य मृदा जल से कई गुना अधिक सांद्र होता है। इस प्रकार जल परासरण द्वारा मूल रोम में प्रवेश करता है तथा कोशिका द्रव्य में घुल जाता है। परासरण द्वारा जल मूल रोम से कोशिका की परतों में से गुजरकर जाइलम वाहिकाओं में जाता है। इस प्रकार मूल रोमों के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होकर गुजरने वाला जल परासरण की क्रिया के द्वारा पूरे पौधे में अवशोषित हो जाता है। आगे चलते हैं। तो जाइलम वाहिकाओं में जल की गति। जाइलम वाहिकाओं में जल उसी प्रकार ऊपर चढ़ता है जैसे कि जब जल में एक नली को डुबा दिया जाता है और उसके चूसने पर वह जल उसके सिरे के ऊपर आता है। ऐसा करने पर नली के ऊपरी हिस्से में दाब निचले हिस्से की अपेक्षा कम हो जाता है तथा जल ऊपर की ओर आसानी से खिंच जाता है। जाइलम वाहिकाओं में भी जल के साथ यही प्रक्रिया होती है और जाइलम वाहिकाओं के शीर्ष पर दाब तली की अपेक्षा कम होता है तथा जल जाइलम वाहिकाओं के ऊपर चढ़ जाता है। आगे देखते हैं। जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा विलयन की सांद्रता। मूल रोम का कोशिका द्रव्य चारों ओर से घिरे जल की अपेक्षा सांद्र होता है। इसी कारण जल मूल रोम में प्रवेश करता है। जब तक सांद्रता में कमी ना हो जाए मृदा विलयन की सांद्रता अधिक होती है और जल का अवशोषण रुक जाता है। आगे है। इसलिए विलयन की सांद्रता जल के अवशोषण को प्रभावित करती है। फिर है मृदा का तापमान। मृदा का तापमान भी जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण का एक प्रमुख कारक है। जल के अवशोषण के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन मृदा के ताप में कमी या वृद्धि जल के अवशोषण की दर में कमी या वृद्धि के कारण ही होती है। तो मृदा का तापमान भी जल के अवशोषण को प्रभावित करता है। मृदा की गहराई।
गहराई वाली जड़ें उन जड़ों की अपेक्षा अधिक जल को अवशोषित करती हैं जो कम गहराई पर रहती हैं। फिर है आपका वाष्पो उत्सर्जन। पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में उत्सर्जन की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया विसरण की प्रक्रिया द्वारा पत्ती में उपस्थित रंध्रों से होती है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पौधों में ऊपर की ओर बहता है तथा कुछ भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग हो जाता है और पत्तियां मुरझाने की क्रिया को भी रोक देती हैं। जल की पत्तियों द्वारा काफी हानियां होती है। जैसे ही जल पत्ती से बाहर रंध्रों द्वारा विसरण होता है, जल परासरण द्वारा पत्ती में जाइलम वाहिका से बहता है। पत्तियों में कोशिका की पूर्ति के लिए वाहिकाओं के शीर्ष से जल लगातार ग्रहण किया जाता है। यह जाइलम वाहिका के शीर्ष के दाब को घटा देती है, जिससे जल ऊपर जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। आगे देखते हैं वाष्पो उत्सर्जन का महत्व। तो वाष्पो उत्सर्जन हमारे लिए क्यों जरूरी है? यह एक शीत प्रभाव उत्पन्न करता है जो सूर्य की किरणों से कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। पौधों में जीवन के लिए अधिक वाष्प उत्सर्जन हानिकारक होता है। यह मृदा से जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने में भी मदद करता है। आगे देखते हैं भोजन का परिवहन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे की पत्तियां भोजन बनाती हैं। जैसे ही भोजन बनता है, जल में घुल जाता है और घुला हुआ भोजन पत्ती की शिराओं को फ्लोएम नलिकाओं में प्रवेश करता है। यहाँ से भोजन किसी पौधे की दिशा में ले जाया जाता है, जिसको पौधों की प्रक्रिया को भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। भोजन तने की फ्लोएम नली से नीचे की ओर जड़ों में बहता है तथा यह तने के वलकुट में प्रवेश करता है। वलकुट में साधारण शर्करा व मांड में परिवर्तित होकर संचित हो जाती है। आगे देखते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य। तो देखिए बेटा, इन पे नजर डालते हैं। शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए सभी पौधों को जल, खनिज लवण तथा भोजन की जरूरत होती है। पौधों में जाइलम वाहिकाएं एवं फ्लोएम वाहिकाएं क्रमशः जल व खनिज लवणों तथा भोज्य पदार्थ को ले जाने के लिए होती हैं। जाइलम वाहिकाएं तथा फ्लोएम वाहिकाओं के समूह को संवहन बंडल कहते हैं। जड़ों द्वारा मिट्टी के जल के अवशोषण की प्रक्रिया परासरण के कारण ही होती है। अधिकांश शाखीय पौधे वार्षिक होते हैं तथा भोजन तने की फ्लोएम से होकर जड़ों में बहता है। लकड़ी युक्त कई टहनियों वाले पौधे झाड़ियों के अंदर आते हैं। भोजन पौधों की पत्तियों से बनता है और भोजन को यहाँ से पौधों में किसी दिशा में ले जाया जाता है। इस क्रिया को भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। तने के वलकुट में साधारण शर्करा मांड में परिवर्तित होकर संचित होती है और पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में उत्सर्जन प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों की पत्तियां भोजन बनाती हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1 है शाकीय पौधों के अंतर्गत आते हैं गेहूं, धान, सरसों, ये सभी। तो ये सभी। नंबर 2 भोजन की पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना किसका कार्य होता है? तो भोजन की पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना फ्लोएम वाहिकाओं द्वारा होता है। नंबर 3 पौधों में भोजन व जल का परिवहन कितने प्रकार का होता है? तो पौधों में भोजन व जल का परिवहन 2 प्रकार का होता है। नंबर 4 आम, सेब, नीम, पीमल आदि किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। जाइलम वाहिकाएं तथा फ्लोएम वाहिकाओं के समूह बंडल को संवहन बंडल कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे प्रश्न खा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 जल डैश के द्वारा ऊपर चढ़ता है। तो जल तने के द्वारा ऊपर चढ़ता है। जाइलम वाहिकाएं डैश एवं डैश ले जाती हैं।
तो जाइलम वाहिकाएं जल एवं खनिज लवण। ले जाती हैं। पत्तियों के तल पर सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। पौधों में भोजन के परिवहन को परिवहन कहा जाता है। जल का उत्सर्जन पौधों के डैश भागों द्वारा होता है, तो वायवीय भागों द्वारा होता है। आगे देखते हैं प्रश्न का। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। जल का अवशोषण मूल रोम द्वारा होता है। सही। भोजन प्राय तने की फ्लोएम से होकर जड़ों में बहता है। सही। तने में संवहन बंडल बाहरी कोर के पास स्थित होते हैं। सही। फ्लोएम नलिकाएं जड़ व खनिज लवण ले जाती हैं। फ्लोएम नलिकाएं जल व खनिज लवण ले जाती हैं। नहीं, गलत। जाइलम नलिकाएं लेकर जाती हैं। वाष्पो उत्सर्जन पौधों के वायवीय भाग द्वारा जल की हानि है। सही। आगे देखते हैं सही जोड़े बनाइए। तो जड़ों से जल का अवशोषण तथा सभी कोशिकाओं में वितरण क्या कहलाता है? ये हमारा परासरण कहलाता है। जाइलम वाहिकाओं तथा फ्लोएम नलिकाओं का समूह संवहन बंडल कहलाता है। कोमल व हरे तने वाले पौधे हमारे क्या होते हैं? शाक कहलाते हैं। पौधों के भीतर किसी भी दिशा में भोजन को ले जाना भोजन का स्थानांतरण कहलाता है। किसी पौधे के वायवीय भाग से जल का उत्सर्जन या हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्रश्न अंग है, तो बेटा इन प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।